अगर हम बात करें बच्चों फर्स्ट चैप्टर सीएमएसएल की, तो सीएमएसएल के अंदर फर्स्ट चैप्टर की आप जब देखोगे तो बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट। तो व्हाट यू मीन बाय द बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट? ये बेसिक का मतलब क्या होता है? बेसिक का मतलब होता है बेस, बेस का मतलब होता है फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब होता है नींव। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट की कोशिश की गई है नींव से निर्माण तक। इट मीन्स बेसिक्स से लेकर एडवांस लेवल तक आपको लेकर जाएंगे। इंस्टीट्यूट ने मल्टीपल चैप्टर्स इसमें इंट्रोड्यूस किए हैं, चाहे वो सेबी के रेगुलेशंस हो, चाहे वो मल्टीपल एक्ट्स हो। इससे पहले मैंने आपके साथ 1 घंटे का एक सेशन लिया था जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके साथ बातचीत करी थी, जस्ट अ डिस्कशन अबाउट द सिलेबस, जस्ट अ डिस्कशन अबाउट द सब्जेक्ट कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। लेकिन आज की क्लास में हम कंटेंट की बात करेंगे, आज की क्लास में हम टॉपिक्स की बात करेंगे। बच्चों फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया की अगर हम बात करें तो मुद्दा ये उठता है कि मैम फाइनेंशियल वर्ड का मतलब क्या होता है, फाइनेंस का मतलब क्या होता है। कई बार उसे लैंग्वेज में फाइनेंस भी बोलते हैं। व्हाट यू मीन बाय द फाइनेंस, व्हाट यू मीन बाय द फाइनेंस, क्या क्या है इसका, इस टर्म का मतलब क्या है? अगर इस टर्म का मतलब है पैसा, इस टर्म का मतलब है मनी, इस टर्म का मतलब है फंड्स। तो जब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें इंडिया के अंदर, तो हमारे देश की ओल्डेस्ट मार्केट है फाइनेंशियल, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट अमंग द वर्ल्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अ फास्ट ग्रोइंग अमंग इमर्जिंग इकोनॉमीज। जितने भी इकोनॉमीज हैं उसमें तेजी से बढ़ता हुआ हमारा देश और हमारे देश की फाइनेंशियल मार्केट। अगर हम पीछे जाएं थोड़ा सा 18th सेंचुरी की बात करें, अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई के अंदर स्टार्टिंग मिड 19th सेंचुरी से हुई थी और लगभग 200 से 250 ब्रोकर ने वहाँ पे ब्रोकिंग स्टार्ट करी थी। लेकिन ब्रोकिंग वर्ड आपके लिए ना बहुत टेक्निकल होगा अभी इनिशियल स्टेज में, तो वहाँ तक मैं नहीं पहुँचूंगी। मैं बड़े सिंपल तरीके से आपके साथ बात करूँगी। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की, इतिहास की, कि जो स्टॉक मार्केट है, जहाँ फंड्स की बात हो रही है, जहाँ कैपिटल मार्केट की स्टार्टिंग है वो बॉम्बे से हुई है। और बॉम्बे से ही क्यों हुई है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है बच्चों कि अगर हम कभी भी व्यापार की बात करें, अगर हम कभी भी बिजनेस की बात करें, तो आपने देखा होगा इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा बिजनेस कौन से शहर में होता है? सबसे ज्यादा अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस वर्ल्ड की बात करें, बिजनेसमैन्स की बात करें, कंपनीज की बात करें, तो आपने देखा होगा एक तो आपका महाराष्ट्र और दूसरा आपका गुजरात। इसके पीछे उसी के साथ अगर हम बात करें पुराने समय की, हम बात करें अंग्रेजों के टाइम की, उन्होंने भी इंडिया में बिजनेस करा था। एंड कहाँ से स्टार्ट किया था, क्या कोई बच्चा बता सकता है? उन्होंने अपनी स्टार्टिंग करी थी कोलकाता से। ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत कोलकाता साइड से करी थी। तमाम मुद्दों को अगर आप देखो, नजर दौड़ाओ इस पे और फोकस करो, तो मैंने जितने भी शहरों का नाम लिया, चाहे वो बम्बई है, चाहे वो गुजरात है, चाहे वो कोलकाता है, वो सभी शहर जो हैं सी के नियर बाय है। इट मीन समुद्र के किनारे जो भी बसे हुए शहर हैं वहाँ पे व्यापार करना एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़ आसान और इजी होता है। इसीलिए अगर हम बॉम्बे की बात करें, बनियान ट्री के नीचे बैठ के कुछ लोगों ने ब्रोकिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। हिंदुस्तान पहले से सोने की चिड़िया बोली गई है, बात सोने की नहीं है, बात है व्यापार की, बात है बिजनेस की। और उसी देश में सबसे ज़्यादा व्यापार होता है जिस देश में ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो कंजम्पशन ज़्यादा होगा, कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो सामान की ज़रूरत भी ज़्यादा ही होगी। हमारा देश एक बढ़ता हुआ भारत है, आगे निकलता हुआ देश है, नवनीकरण भारत है, न्यू इंडिया है, न्यू इकोनॉमी है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अगर हम बात करें आपकी 1956 की टेक्निकल टर्म्स में अगर मैं आपको लेके जाऊं, तो 1956 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 2 एक्ट का गठन किया गया। एक था हमारा कंपनीज एक्ट 1956 और दूसरा था हमारा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। उन्होंने कहा सबसे पहले तो जो कंपनीज है, कंपनी के थ्रू जो लोग बिजनेस करते हैं, अगर हम ऑर्गेनाइज फॉर्म की बात करें तो ऑर्गेनाइज फॉर्म में बिजनेस करना सबसे सही जो होता है वो कंपनीज में होता है, क्योंकि कंपनीज की होती है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का एक सबसे बड़ा फायदा होता है बच्चों कि वहां पे आप जिस बिजनेस को कर रहे हो, अगर भविष्य में उसमें किसी प्रकार के भी नुकसान होते हैं, लॉसेस होते हैं, तो आपकी पर्सनल एसेट्स लायबल नहीं होती है। और जो भी व्यक्ति कंपनी के फॉर्म में बिजनेस करता है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन दैट पर्सन इज डूइंग बिजनेस इन अ फ्री फॉर्म विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी फ्रस्ट्रेशन, विदाउट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि वो फ्यूचरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए वो ये सोचता है कि अगर प्रॉफिट्स होंगे
तो मेरे, और लॉसेस होंगे तो कंपनी के, क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कंपनी हैविंग इट्स ओन पर्सनालिटी। कंपनी की अपनी पर्सनालिटी होती है, कंपनी ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है अपने मेंबर्स से, डायरेक्टर्स एंड प्रमोटर्स। कंपनी हैविंग इट्स ओन पर्सनालिटी विच इज नॉन एज कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। सो कंपनी के फॉर्म में बिजनेस करना चाहते हैं, तो इसी वजह से इंडिया के अंदर सबसे पहले अगर हम देश आज़ाद होने की बात करें तो कुछ कानून बनाए गए थे आनन फानन में। उसमें से एक कानून था कंपनीज एक्ट 1956 और दूसरा था जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस 1956 से पहले काम कर रहे थे उन तमाम स्टॉक एक्सचेंजेस को ऑर्गेनाइज फॉर्म में काम करने की आवश्यकता थी और उसी के साथ साथ उनको कॉर्पोरेट्स में कन्वर्ट करने की जरूरत थी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे इंडिया के अंदर एक और एक्ट आया था, दैट इज टू बी सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। तो दो कानूनों के साथ हम शुरुआत करते हैं। अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो वहाँ पे कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ाया जाता है। अगर ग्रुप 2 की बात करें तो वहाँ पे कंपनीज को फंड कैसे अरेंज करना है उसका ऑर्गेनाइज तरीका सिखाया जाता है। इसीलिए सीएस स्टूडेंट को एज कम्पेयर टू ग्रुप 2 सबसे पहले ग्रुप 1 तैयार करना चाहिए, इंस्टीड ऑफ दिस कि उसमें 4 पेपर है और इसमें 3 पेपर है। अगर हम बात करें, हमने कहा ये बताइए फाइनेंशियल मार्केट किसे बोलते हैं, तो हम पहले बात करेंगे मार्केट की। मार्केट का मतलब होता है एक ऐसा स्थान, एक ऐसी प्लेस जहां पे बायर और सेलर दोनों क्या होते हैं, दे आर मेट टुगेदर एंड टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, जहां वो अपने अपनी जरूरत को क्या करते हैं, पूरी करते हैं। तो उस स्थान को, उस प्लेस को क्या बोला जाता है बच्चों, बोल दो जल्दी से, मार्केट। जब हमने फाइनेंस की मार्केट की बात करी, इसका मतलब एक ऐसी मार्केट जहां पे फाइनेंस का आना जाना होगा, आदान प्रदान होगा। एक वो व्यक्ति होगा जिसको पैसे की जरूरत है और एक वो होगा जिसके पास एक्सेस फंड्स है। तो जिसके पास एक्सेस फंड्स हैं वो जो रिक्वायर्ड फंड्स तक पहुंचते हैं उसी सिस्टम को बोला जाता है फाइनेंशियल सिस्टम। मतलब जिसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं और जिसको पैसे की जरूरत है, जब इन दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है तो ऐसे सिस्टम को बोला जाता है फाइनेंशियल सिस्टम। जिस भी देश का जितना अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम होता है उस देश की इकोनॉमी उतनी ही अच्छी ग्रो करती है। भाई और बहनों, जिनके पास एक्सेस फंड्स हैं उनको बोला जाता है हाउस होल्ड सेक्टर। जिनके पास ज्यादा फंड्स हैं, एक्सेस फंड्स हैं, जिनके पास सेविंग्स हैं, उनको बोला जाता है हाउस होल्ड सेक्टर। और जिनको पैसे की जरूरत है उनको बोला जाता है बिजनेस सेक्टर। क्या ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? तो एक होगा हाउस होल्ड सेक्टर और एक होगा बिजनेस सेक्टर। जो हाउस होल्ड सेक्टर होगा उसके पास पैसे ज्यादा हैं और जो बिजनेस सेक्टर है उसको पैसे की जरूरत है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, जल्दी बताइए फटाफट। इस सिस्टम को बोला जाता है फाइनेंशियल सिस्टम। हमने कहा ये बताइए फाइनेंशियल सिस्टम का क्या रोल होता है, फाइनेंशियल सिस्टम एक्चुअल में काम क्या करता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। आप एक हिंदुस्तान का टॉप मोस्ट प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, इसमें बिल्कुल रट्टे मारने की जरूरत नहीं। मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ हर क्लास में, अपनी ही लैंग्वेज में लिखना। और अब यहाँ पे सपोज करिए हमारे सामने एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हमने बातचीत करी थी इस पेपर के बारे में, जो हमारा सिर्फ वार्तालाप और डिस्कशन था। तो बताइए व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फंक्शंस क्या है फाइनेंशियल मार्केट के? तो इन्होंने कहा सबसे पहली चीज तो जुगाड़ है। क्या शब्द बोला मैंने? जुगाड़ है। कि जुगाड़ कैसे, जुगाड़ किसे बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द जुगाड़? भाई और बहनों, जुगाड़ का मतलब होता है सिस्टम। और ये एक जुगाड़ ही तो है जिसके पास ज्यादा पैसे हैं और जिसको पैसे की जरूरत है। आपने इंडिया में जुगाड़ एक व्हीकल भी होता है। कितने बच्चों को इस बात का पता है जुगाड़ एक व्हीकल होता है? कुछ बच्चों को देखो पता है। जुगाड़ एक व्हीकल ऐसा होता है कि उसमें किसी तरीके की कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, वो गाड़ी का भी रोल प्ले करता है और वो ट्रैक्टर का भी रोल प्ले करता है। गाड़ी की तरह चलता है और ट्रैक्टर की तरह सवारी लोड करता है। और सबसे कमाल की बात है उसमें ओपन सनरूफ होती है, आप उसमें लटक कर जा सकते हो, आप उसमें बैठकर जा सकते हो। इतना अच्छा व्हीकल है वो, इतना अच्छा साधन हिंदुस्तान के अंदर। परंतु और सबसे बड़ी बात बताऊं, उसमें किसी शोरूम की जरूरत नहीं,
उसे व्यक्ति खुद ही बना देता है, इसीलिए उसे जुगाड़ बोलता है। कोई कंपनी नहीं बनाती कि टोयोटा कंपनी ने बनाया, ये मारुति कंपनी ने बनाया, ये महिंद्रा ने बनाया, वो जो बनाते हैं खुद अपनी कंपनी है उनकी। तो इट मीन्स अगर हम जुगाड़ की बात करें तो जुगाड़ का मतलब क्या होता है, कौन जल्दी बताइए, सिस्टम। इन्होंने पहली लाइन में लिखा मोबिलाइजेशन एंड चैनलाइजिंग ऑफ सेविंग्स इनटू प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। हमने कहा भाई हिंदी में बोल दीजिए। मोबिलाइज का मतलब होता है ट्रांसफर होना, मोबाइल होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। आगे का चैनलाइजेशन, क्या वर्ड यूज किया जरा बताना, चैनलाइजेशन, चैनलाइज करते हैं सेविंग्स को, किसमें, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में। किसमें बोला जरा बताना, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में। जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, जहां एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट होना है, जहां से हमें रिटर्न मिलेगी, उसे बोलते हैं प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। क्लियर, ये ऑल क्लियर, पहली पॉइंट समझ में आए। आप अपनी भाषा में लिख सकते हो कि फाइनेंशियल सिस्टम का मेन फंक्शन होता है जिनके पास एक्सेस फंड्स हैं, उस एक्सेस फंड्स को चैनलाइज करना रिक्वायर्ड फंड्स तक, एक्सेस फंड को पहुंचाना किस तक, रिक्वायर्ड फंड्स तक। इट मींस हाउस होल्ड सेक्टर का पैसा किसके पास पहुंचता है, बिजनेस सेक्टर, किसकी मदद से, फाइनेंशियल मार्केट की मदद से, ठीक है। और फाइनेंशियल सिस्टम के 3 पिलर होते हैं बच्चों, जिसमें से एक है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब मैंने जैसे कि बार बार बताया, फाइनेंशियल सिस्टम इज एन अरेंजमेंट वेयर सेविंग्स आर ट्रांसफर्स टू द बिजनेस सेक्टर, वेयर हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग इज ट्रांसफर टू द बिजनेस सेक्टर। जिसको पैसे की जरूरत है उस सिस्टम को फाइनेंशियल सिस्टम बोलते हैं। और उसका पहला पिलर क्या है जरा बताना, फाइनेंशियल मार्केट। सो फाइनेंशियल मार्केट का पहला फंक्शन इन्होंने कहा जी ये मोबिलाइज करता है। हमने कहा जी इसमें कोई खास बात नहीं है, हम समझ चुके हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया सब बच्चों को। आगे देखिए, प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। यहां मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेके जाऊंगी क्योंकि आप पढ़े लिखे बच्चे हो। अगर इंडिया में बात करें तो जब भी कभी कंपनी फंड रेज करती है पब्लिक से, तो वो इशू लेकर आती है और उस मार्केट को प्राइमरी मार्केट बोला जाता है। दैट मार्केट इज प्राइमरी मार्केट, है ना। इससे पहले मैंने एक लेक्चर लिया है, तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया प्लीज वो उसे जरूर देखें। तो उसे बोलते हैं बच्चों प्राइमरी मार्केट। अब जब प्राइम में डिमांड एंड सप्लाई का एग्जांपल दे रही हूं, तो जो प्राइमरी मार्केट होती है आज के डेट में क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर्स जो इशू करेगी वो किस प्राइस पर करेगी। पुराने समय में प्राइस पहले से फिक्स होते थे, तो उसे बोलते थे ट्रेडिशनल मेथड। क्या बोलते थे, जोर से बोलो, आवाज नहीं आई। परंतु आज के टाइम में जो प्राइस है वो कंपनी फिक्स नहीं करती, कंपनी सिर्फ एक आइडिया देती है, उसे प्राइस बैंड बोलते हैं। प्राइस बैंड का मतलब होता है मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस का एक बैंड बना देती है। फाइनल प्राइस इज डिसाइडेड बाय जनता, और इस मेथड को बोलते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं, बुक बिल्डिंग प्रोसेस। इसका मतलब प्राइस का फाइनल डिटर्मिनेशन करती है आम जनता जो अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है इस फाइनेंशियल मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर 2 मार्केट आती है, वन इज अ कैपिटल मार्केट एंड सेकेंड वन इज अ मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे कंपनीज फंड रेज करते हैं थ्रू द पब्लिक, आईपीओ एफपीओ के थ्रू। तो वहां पे जो प्राइस डिसाइड करते हैं इस मार्केट में वो पब्लिक डिसाइड करती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सेकेंड पॉइंट समझ में आ गया। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि पहले तो हमें मेन पॉइंट पढ़ना है और फिर उस पॉइंट के आजू बाजू के जितनी कनेक्टेड चीजें हैं वो समझनी है। जब दोनों का कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा तो लिखने में दिक्कत ही नहीं आएगी। अभी हमने यहाँ पे एक पॉइंट पढ़ा, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। मैंने आपको सारी कहानी बता दी, इसका मतलब आपके ब्रेन में वो चीज सेट हो गई। अब इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो दिस इज द सेकेंड फंक्शन। थर्ड वन बच्चों, लिक्विडिटी क्रिएशन। अब ये लिक्विडिटी क्रिएशन कैसे है, जैसे कि मैंने कहा था जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज अ कैपिटल मार्केट, सेकेंड वन इज अ मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज अ प्राइमरी मार्केट, अदर वन इज अ सेकेंडरी मार्केट। भाई और बहनों, कंपनी अपने आप की लिस्टिंग क्यों कराती है? आंसर चाहिए मुझे पूरी क्लास में से। कंपनी अपनी लिस्टिंग क्यों कराती है?
स्टॉक एक्सचेंज पे अपने शेयर्स की लिस्टिंग क्यों कराती है? क्योंकि कंपनी चाहती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी लिक्विडिटी मेंटेन हो. व्हाट आई मीन बाय द लिक्विडिटी? इजिली कन्वर्ट इनटू कैश. सो वो कैसे पॉसिबल है? जब बायर भी रेडी होगा और सेलर भी रेडी होगा, दोनों अपनी अपनी नीड्स को एक्सचेंज करेंगे, दोनों अपने अपने स्टॉक एक्सचेंज करेंगे. शेयर ले लो, पैसे दे दो. इट मीन्स अगर मैं अपने शेयर को बेचना चाहती हूं लेकिन कोई बायर ही नहीं है, तो इसका मतलब लिक्विडिटी नहीं है. बट विद द हेल्प ऑफ दिस मार्केट, सेकेंडरी मार्केट की वजह से स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग होती है और आप इजिली अपने शेयर्स को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. ये भी एक मेजर फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का. इट मीन्स क्या बोला इन्होंने? लिक्विडिटी क्रिएशन. आगे मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, क्योंकि देखिए मैंने इस क्लास से पहले जैसे कि मैं बात कर रही हूं, हमने बेसिक डिस्कशन किया है, उसकी बहुत हेल्प आपको मिलेगी. अगली लाइन में इन्होंने लिखा एक्सचेंज विदाउट फिजिकल डिलीवरी. हमने कहा युग बदला बदला हिंदुस्तान. क्या बोला मैंने? फिर से बताइए. युग बदला बदला हिंदुस्तान. इंडिया के अंदर पहले फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स का कल्चर था और बहुत सारे लिमिटेशंस और डिसएडवांटेज और नेगेटिव पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने भी अपने सिस्टम को चेंज किया, क्योंकि दे आर एंटरिंग इनटू द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और उन्होंने अपने सिस्टम को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. फिजिकल शेयर्स जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसको डीमैटेरियलाइजेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसे? डीमैटेरियलाइजेशन. यहां से हमारी चर्चा शुरू होगी सब्जेक्ट की, तो हमारी लैंग्वेज भी शुरू होगी. मतलब जैसे जैसे हम इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो नए नए शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, और धीरे धीरे मैं पहले लेक्चर से ही बच्चों के साथ कंफर्टेबल होते हुए धीरे धीरे उनको चीज़ें सिखाती जाती हूँ, और इसी को बोलते हैं परफेक्ट कनेक्टिविटी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी. सो मैंने कहा कि पहले टाइम में क्या था कि शेयर्स फिजिकल फॉर्म में होते थे, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स एक्सचेंज करने पड़ते थे. कई बार वो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट लॉस्ट हो जाते थे, डिस्ट्रॉय हो जाते थे, म्यूटिलेट हो जाते थे. म्यूटिलेट का मतलब होता है रंग खराब हो जाना. जैसे आपकी कॉपी बहुत पुरानी होती है तो उस पर लिखा हुआ रफ हो जाता है. म्यूटिलेट हो जाते थे, टॉर्न हो जाते थे. कई बार किसी की पत्नी के अंदर गोपी बहू की आत्मा आ जाती थी. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तब्दील किया गया, तो इसे बोलते हैं डीमैटेरियलाइजेशन. क्या वर्ड यूज किया मैंने? फिर से बोला, जल्दी से बोलना है आपको. डीमैटेरियलाइजेशन. अगर डीमैटेरियलाइजेशन की हम बात करें बच्चों, तो डीमैटेरियलाइजेशन जो सिस्टम है वो तभी मुमकिन था जब हमारे पास पूरा सेटअप हो. जिस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने पैसे, अपने कैश जो है वो बैंक में जमा करते हैं, सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर हमें अपने शेयर्स रखने हैं, सिक्योरिटीज रखनी है, तो उसका इंडिया के अंदर सिस्टम डेवलप हुआ और उसे बोलते हैं डिपॉजिटरी. क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी. डिपॉजिटरी मैंने आपको सिखाया कि डिपॉजिट प्लस सिक्योरिटीज. डिपॉजिट प्लस क्या बोला मैंने? सिक्योरिटीज. जो एक्चुअल में दिल से पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो सीख जाएगा भाई साहब, और जिसको पढ़ना नहीं है उसके पास बहुत एक्सक्यूज है. लेकिन क्लास में बच्चा इसी वजह से आता है क्योंकि उसके साथ जो वर्क किया जाता है वो सिर्फ कंटेंट पे नहीं होता, स्टैम्प पे होता है, ब्रेन स्टैम्प पे होता है, डेवलपमेंट किया जाता है, ग्रो किया जाता है, बेसिक्स स्ट्रांग होते हैं. जब भी किसी के बेसिक्स स्ट्रांग होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो आगे चल के बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा. एक्सट्रीम ये ध्यान रखना, जिसका बेस, जिसका फाउंडेशन स्ट्रांग होता है उसको कुछ भी सब्जेक्ट टफ नहीं लगता. जिसका बेस खराब होता है उसे सब्जेक्ट समझ नहीं आता. तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब आपके साथ बढ़ूंगी तो आपके पास वोकैबुलरी की कोई कमी नहीं रहेगी, प्रोवाइडेड अगर आप सिंसियर तरीके से सुन रहे हो. तो हमने यहाँ पे बात करी कि डिपॉजिटरी है. डिपॉजिटरी को क्या बोलते हैं? डिपॉजिट प्लस सिक्योरिटीज. डिपॉजिटरी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन किया जाता है, और जब भी कभी फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तब्दील करते हैं तो उसको बोलते हैं हम डीमैटेरियलाइजेशन, और अगर इसका उल्टा करते हैं तो उसको बोला जाता है रीमैटेरियलाइजेशन. क्लियर या ऑल क्लियर? क्या इतनी बात समझ में आ गई? डीमेट समझ में आ गया, रीमेट समझ में आ गया. चलिए बहुत अच्छी बात है. अब मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ. सुनोगे सारे बच्चे? कहानी सुनोगे? हाँ मैम हम तो यही सुनने आते हैं. अच्छा, एक कहानी सुनाती हूँ आपको. किसका नाम लेना चाहिए आज क्लास में? लड़की का नाम लेना है. आप देखिए जो बिल्कुल लास्ट कॉर्नर में बच्ची बैठी मैं दिख रही हूँ आपको. आपका नाम क्या है? कृतिका. ओके ठीक है.
अब देखो एक्चुअली बिल्कुल लास्ट में जो बच्चे बैठे रहते हैं ना, जिनको हम थोड़े थोड़े और उन्हें हम थोड़े थोड़े और मुझे वो थोड़े थोड़े दिखते हैं, उनसे मैं क्वेश्चन ज़्यादा पूछती हूँ, ठीक है ना। तो अब देखिए कृतिका को क्या हुआ, कृतिका को पैसे मिले, कृतिका ने पैसे लूटे। अब आप सोचेंगे पैसे लूटे सड़क पे से, डकैती डाल के ना, कृतिका ने शादी में पैसे लूटे भाई साहब। अब वो भी सुनो कैसे। अब आप सोचोगे मैम जैसे पैसे उड़ाए जाते तो कृतिका ने कैच ले लेके लूट लिए, कुछ ऐसी समझ लो। कृतिका को उड़ना आता है और जब भी कोई पैसे उड़ाता तो शादी में ऊपर से कैच कर लेती, और ऐसे कर करके कृतिका ने, एक्चुअली कृतिका की सिस्टर की शादी थी और इन्होंने डिमांड भी अच्छी रखी थी। डिमांड किससे रखी है? अपने जीजा जी से। और जीजा जी ने सोचा पैसे तो देने पड़ेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, तो इन्होंने अच्छी डिमांड रखी। इन्होंने कहा मेरे को जो है 50,000 रुपये चाहिए, 50,000 रुपीज़। अब वो 50,000 रुपीज़ देने लगे। इन्होंने कहा ना, जूते ले लो पैसे। अब जूते ले लो पैसे देते तो 50,000 रुपये दे तो रहे हैं, ये कहने लगे नहीं ये नहीं चाहिए। तो फिर भाई क्या चाहिए? कि मुझे तो चाहिए करकरारे नोट। अलग ही कंडीशन है यार इस लड़की की तो, कि मुझे कैसे नोट चाहिए? करकरारे नोट चाहिए। अब वहां पे अरेंजमेंट किया गया, भैया आज तो कुछ भी कहती सब कुछ उन्हें देना पड़ता, तो करकरारे नोट जो है कृतिका को दे दिए गए। कृतिका ने सोचा घर पे रहूंगी तो घर वाले मुझसे इंस्टॉलमेंट में ले लेंगे, लालच दे देंगे, इतने की दे दे, इतने दूंगी, इतने दे, इतने दूंगी। ये अगले दिन सुबह जगी मॉर्निंग में और बैंक पहुंच गए, और बैंक में जाके बैंक में इन्होंने अपने पैसे जमा कर दिए, और जमा करने के बाद ये वापस आ गई। 1 साल के बाद ये फिर बैंक गई क्योंकि इन्हें विड्रॉ करना था। बैंक से इन्होंने पैसे विड्रॉ करे, इनको एक गड्डी उन्होंने 50,000 के पैसे रिटर्न कर दिए कैशियर ने। ये तो वहीं रोने लगी, मम्मी। अब वो से समझ नहीं आ रहा क्या हुआ बेटा, मम्मी बात क्या हुई? कि बात ये है मुझे तो मेरे पैसे चाहिए, मैंने तो उनके ऊपर लिख रखा था कृतिका का नोट। अब बैंक वाला कंफ्यूज हो गया, कहने लगा ये बात है कि हाँ, कि बेटा ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं होता, पैसों पे कोई नाम थोड़ी लिखता है, हर पैसे पे थोड़ी ना लिखता है सोनम गुप्ता बेवफा है, ऐसे थोड़ी होता है। तो कृतिका से कहने लगे नहीं मुझे तो वही नोट चाहिए। बहुत कोशिश करी बैंक वालों ने, ये बैंक मैनेजर के सामने लेट के धरना देने लगे, ये बैंक हाय हाय, ये बैंक हाय हाय, मेरे पैसे नहीं दे रहा, लूट लिए मेरे पैसे। अब वहां पे बैंक वाले परेशान हो गए, लेकिन बैंक के सामने इन्होंने एक ही रट लगा रखी है, मुझे तो वही वाले पैसे चाहिए जो मेरे जीजू ने दिए थे, मुझे तो वही वाले और मैंने उनके ऊपर दिल बना के लिख रखा था। बैंक वाले परेशान है, क्या दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इट मीन्स यहां पे कृतिका की डिमांड बिल्कुल भी नहीं मानी जाएगी, और इनको वाले नोट पॉसिबल ही नहीं, पता नहीं कहां चले गए होंगे, पता ही नहीं। कह रही है जाओ ढूंढ के लाओ, पर मुझे वही पैसे चाहिए। अब बैंक वाले क्या समझेंगे इस बच्चे के बारे में? देखो ये मारेगी बहुत तुम्हें, ये कह रहे पागल है, नहीं, उसे उन पैसों से बड़ा प्रेम है, ठीक है। भाई और बहनों बिल्कुल उसी तरीके से जब शेयर्स फिजिकल सर्टिफिकेट होते तो उन पे नंबर होता है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है तो उन पे किसी तरीके का कोई नंबरिंग नहीं होती है, ठीक है बच्चों। और इसे बोलते हैं फंजिबिलिटी, फंकिबिलिटी, फंजिबिलिटी, फंजिबिलिटी, फंजिबिलिटी बोलते हैं इसे। आर यू गॉट द कॉन्सेप्ट कि देयर इज नो स्पेसिफिक नंबर। और ये किस फॉर्म में पॉसिबल है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। किस में पॉसिबल है जरा बताना? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। क्या इस स्टोरी से आप समझ गए? जैसे कैश आप जमा करते हो तो आपको कोई भी नोट वापस कर दिया जाता है, इसी तरीके से शेयर सर्टिफिकेट्स पर भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी प्रकार का कोई नंबरिंग नहीं होते हैं, बस नंबर ऑफ शेयर्स होता है, कितने शेयर है। गॉट द पॉइंट एवरीबडी? मे आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट? तो एक्सचेंज विदाउट फिजिकल डिलीवरी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम, दीज फंक्शन हेल्प लिंक सेवर्स इन्वेस्टर्स स्पेशली कैपिटल फ्लो एफिशिएंटली। कैपिटल फ्लो एफिशिएंटली, क्या बोला मैंने? कैपिटल फ्लो एफिशिएंटली। गॉट द पॉइंट एवरीबडी? मे आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट? नेक्स्ट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इफ यू आर कंसर्निंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम बात करें तो देखो, अगर हम इसमें देखें क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में एक आती है आपकी मनी मार्केट,
अगर मनी मार्केट की हम बात करें तो मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट। बेसिकली मनी मार्केट जो होती है वो शॉर्ट टर्म मार्केट होती है, और जो आपकी कैपिटल मार्केट होती है वो लॉन्ग टर्म मार्केट होती है। वन इज अ मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट एंड कैपिटल मार्केट इज अ लॉन्ग टर्म मार्केट। तो अगर हम मनी मार्केट की बात करें बच्चों, मनी मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पे जब भी हमें फंड्स की कम टाइम के लिए ज़रूरत होती है, इट मीन्स अगर मनी मार्केट इज अ सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट वे आर शॉर्ट टर्म बोरोविंग एंड लेंडिंग फ्रॉम कब से कब तक 1 day to 1 year टेक्स प्लेस। इट इज़ रेगुलेटेड बाय बोथ, इट इज़ रेगुलेटेड बाय आरबीआई, इट इज़ रेगुलेटेड बाय सेबी। इसको आरबीआई भी रेगुलेट करती है और इसको सेबी भी रेगुलेट करती है। फीचर्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आएंगे। सबसे पहली चीज़ तो मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट होती है। दूसरी, जब भी कभी शॉर्ट टर्म नीड्स की ज़रूरत होती है तो आप रुक करते हो मनी मार्केट का। अगर हम बात करें मनी मार्केट में कौन कौन होते हैं और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो आप छोटे क्लासेस में पढ़ के आए होंगे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आपने ज़रूर सुना होगा, आपने ट्रेजरी बिल्स आपने सुने होंगे। वो सब जो है इंस्ट्रूमेंट होते हैं मनी मार्केट के, और मनी मार्केट को जो रेगुलेट किया जाता है वो आरबीआई के थ्रू और प्लस साथ में सेबी के थ्रू। उसी के साथ साथ बच्चों इट इज़ रेगुलेटेड बाय आरबीआई एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाय द सेबी, दोनों रेगुलेट करते हैं। अब हम इसमें अगर फीचर्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होती है, हाई लिक्विडिटी। क्या वर्ड यूज़ किया मैंने, इसके अंदर होती है हाई लिक्विडिटी। हाई लिक्विडिटी का मतलब होता है इट इज़ ईजिली कन्वर्ट इनटू कैश। लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, शॉर्ट मैच्योरिटी पीरियड होता है, और इसके तमाम एग्जाम्पल स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं, चाहे वो ट्रेजरी बिल्स हो, चाहे वो कमर्शियल पेपर्स हो, चाहे वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हो। मैंने सब बताया आपको, चाहे वो ट्रेजरी बिल्स हैं, चाहे वो ट्रेजरी बिल्स की बात हो रही है, चाहे वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की बात हो रही है, चाहे वो कॉल मनी की बात हो रही है, सब इसमें आ गए हैं, सब इसमें आ चुके हैं। ट्रेजरी बिल्स भी इसमें है, कमर्शियल पेपर भी इसमें है, ठीक है ना। चाहे कमर्शियल बिल्स की हम बात कर रहे हैं, चाहे ट्रेजरी बिल्स की हम बात कर रहे हैं, चाहे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की हम बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट इसी में कवर किए जाते हैं। यहाँ तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत, चीज़ें समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हुए फंक्शंस की अगर हम बात करें, हेल्प इन इवनिंग आउट लिक्विडिटी सरप्लस एंड डेफिसिट्स, एंड ये एक टूल होता है मॉनेटरी पॉलिसी को अचीव करने का। अगर हम बात करें बच्चों, नेक्स्ट इज द कैपिटल मार्केट। अभी कई बार रिपीट होंगे कॉन्सेप्ट। कैपिटल मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म फंड्स की नीड पूरी नहीं होती है, कैपिटल मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म नीड्स जो है वो फुलफिल होती हैं। कैपिटल मार्केट इज कंसर्न विद मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स ऑफ बोरोवर एंड लेंडर, प्रोवाइडिंग फंडिंग टू बिजनेस। ये किस किस को फंड देते हैं, बिजनेस को, गवर्नमेंट्स को और इंडिविजुअल्स को। अगर कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है शेयर्स, डिबेंचर्स और साथ में बॉन्ड्स। क्या क्या बताया मैंने, फिर से बताइए, शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स, ये तमाम इंस्ट्रूमेंट्स इसके अंदर कवर होते हैं। सब डिवीज़न की बात करें, प्राइमरी मार्केट और साथ में आती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होती है वेयर न्यू सिक्योरिटीज़ आर इशूड। जब भी कभी कंपनी डायरेक्टली सिक्योरिटीज़ इशू करती है तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट होती है जहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ की आपकी ट्रेडिंग होती है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के बच्चों अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें प्राइमरी मार्केट के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी मार्केट में जो रोल होता है वो इंटरमीडियरीज का भी होता है। देखिए, हम अगर बात करें फाइनेंशियल सिस्टम की तो फाइनेंशियल सिस्टम के कितने पिलर होते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम के 3 पिलर होते हैं, जिसमें फाइनेंशियल मार्केट होती है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं और साथ में इंटरमीडियरीज होती हैं। इट मीन्स इंटरमीडियरीज भी उसी में कवर है। तो जब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, वन इज़ अ मनी मार्केट एंड सेकेंड वन इज़ अ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जो है आपकी जैसे कि मैंने बताया कि अभी हम डिस्कशन कर ही रहे हैं कैपिटल मार्केट के बारे में, जहाँ पे हमारे मीडियम से लेके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स का फुलफिलमेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल मार्केट। उसी के साथ साथ बच्चों अगर हम बात करें, अगर हम इसमें बात करें लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स की, जब हमने बात करी तो मीडियम और लॉन्ग टर्म में ये यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको इशू करके फंड इकट्ठा किया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स लाइक शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स हैं, एक्सेट्रा है, ठीक है। तो प्राइमरी मार्केट की अगर हम बात करें तो प्राइमरी मार्केट में जब कंपनी फंड रेज करती है तो पब्लिक से रेज करती है, ठीक है, और
पब्लिक से जब फंड रेज करती है फर्स्ट टाइम तो उसको बोलते हैं आईपीओ। तो जो बच्चे बुक ले रहे हैं वो छोटी छोटी चीज़ें नोट करते जाएं, लिखते जाएं, ताकि मल्टीपल टाइम जब ये कॉन्सेप्ट रिपीट हो तो इजी हो जाए, आपके लिए इजी हो जाए कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अगर हम बात करें वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड, तो वो जो फर्स्ट टाइम इशू आता है तो उसे क्या बोलते हैं हम, आईपीओ। और इसमें इंटरमीडियरीज का भी रोल होता है। तो मैं जो अपना लेक्चर लेके जा रही हूँ वो जीरो बेसिक से एडवांस की तरफ धीरे धीरे बढ़ा रही हूँ, लेकिन आपका बेस भी बना रही हूँ। तो मुद्दा ये उठता है कि मैम इंटरमीडियरीज तो फिर सेकेंडरी मार्केट में भी चाहिए होते होंगे। मैंने कहा बिल्कुल, और प्राइमरी मार्केट में चाहिए। तो मैम जैसे कि इंटरमीडियरीज की हम बात कर रहे हैं, तो प्राइमरी मार्केट में किस तरीके के इंटरमीडियरीज की ज़रूरत होती है। इंस्टीट्यूट ने आपके यहाँ पे पूरा एक चैप्टर इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज टू बी सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज के नाम से। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्राइमरी मार्केट में इंटरमीडियरीज की क्या आवश्यकता होती है। प्राइमरी मार्केट के अंदर, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप इसे समझना, क्योंकि मैंने कहा कि डिटेल लेक्चर है। तो सपोज करिए अगर कंपनी को फंड रेज करना है, ठीक है, तो कंपनी का मेन बिजनेस तो फंड रेज करना नहीं है। कंपनी तो किसी अदर बिजनेस में डील करती है, कंस्ट्रक्शन का वर्क है या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क है या फिर XYZ बैंकिंग बिजनेस है, वट एवर भी। तो बिजनेस तो उसका अलग ही होगा ना, उसका मेन काम पैसे इकट्ठे करना तो है नहीं। तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन बच्चों होता क्या है, ऐसी स्थिति में ध्यान में रखते हुए वो उनको ज़रूरत होती है एक ऐसे इंटरमीडियरी की जो उनके पैसे का अरेंजमेंट कर सके। पैसे का अरेंजमेंट मतलब पैसा, जो जनता पैसा जमा करे उसको मैनेज कर सके, उसको रखवा सके। प्लस जब भी कभी कोई कंपनी पब्लिक से फंड रेज करेगी तो पिक्चर में तोड़ो तोड़ो कौन आएगा, जल्दी बताइए। सेबी, और सेबी क्या बोलेगा, ये क्या फंड रेज करना है कि यहाँ करना है, रुक जरा रुक, जरा रुक, थोड़ी देर लगेगी। कि क्यों, कि फर्स्ट यू हैव टू एडर द रेगुलेशंस ऑफ सेबी। अब जब सेबी के रेगुलेशंस का पालन करने की बात हुई तो जरूरी तो नहीं हर किसी को बताओ। दैट्स व्हाई यू हैव टू अपॉइंट एन इंटरमीडिएट हु हैव डीप एंड कंप्लीट नॉलेज ऑफ रेगुलेशंस। तो उसकी भी जरूरत पड़ेगी, जिसे हम कंप्लायंस ऑफिसर बोलते हैं। तो कई बार कंपनी के पास पहले से अपॉइंटेड होता है, कई बार कंपनी अपॉइंट करती है। लेकिन इसी के साथ साथ कंपनी को मर्चेंट बैंकर की जरूरत होती है। मर्चेंट बैंकर जनरली जो होते हैं वो बैंक्स होते हैं जो मर्चेंट बैंकिंग का रोल प्ले करते हैं कंपनीज के लिए, जहाँ पे फंड का पूरा अरेंजमेंट करना, फंड्स जमा कराना। दूसरा इंटरमीडियरी का मैं डिस्कशन यहाँ पे ही कर रही हूँ, मैं जानती हूँ ये पहला लेक्चर है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ ताकि बच्चों का बेस अच्छा हो। दूसरा इंटरमीडियरी की जरूरत होती है बच्चों यहाँ पे अंडरराइटर। अंडरराइटर शायद आपने नहीं सुना, लेकिन मैं आपको लॉजिक बताऊंगी। पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप सभी बच्चों ने एक बात जरूर सुनी होगी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90%। कितने बच्चों ने बात सुनी, हाथ उठा के बताओ। लगभग यहाँ पे जितने भी बच्चे पीछे तक बैठे हैं सबको ये बात पता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो 90% होता है। ये मुझे भी पता था जब आपकी जितनी एज थी, पर ये 90% क्यों होता है, बस मुझे ये रिप्लाई करो। और जिस बच्चा जो पहले से, अगर किसी बच्चे ने पहले से पढ़ रखा है तो जो है वो उसको छोड़कर ईमानदारी से, आत्मक कसम अपनी, 90% क्यों होता है। 90% होता है चलो ठीक है, पर 90% ही क्यों होता है। चलो मैं इसका आंसर आपको देती हूं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% क्यों होता है और क्या रीजन है इसका। इसका कारण समझिए कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% क्यों होता है। जब भी कभी कंपनी पैसे इकट्ठे करती है, फंड रेज करती है, तो इन दैट सिचुएशन उसका कोई ऑब्जेक्ट इंटेंट होता है। सुन लो अब ध्यान से, प्यार से। मैंने आपसे कहा कि या तो पढ़ना है तो पढ़ ही लो, है ना। फिर उसमें ना देखो, मैं आपको एक बात बता रही हूँ, आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो कि जब हम कोई भी काम करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, इसमें मैं भी हूँ, इसमें आप भी हो, इसमें और भी सब है। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, अभी आप डेवलपिंग चाइल्ड हो, बच्चे हो, आप ग्रो हो रहे हो, आपके अंदर हैबिट्स डेवलप हो रही है ना, यू आर इन डेवलपिंग स्टेज। मैं चाहती हूँ आपके अंदर हैबिट्स जो है ना अच्छी डेवलप हो। और जब भी हमारा कोई भी काम होता है, जो भी हम काम करते हैं, चाहे इसमें मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ या आप स्टूडेंट हो, जब तक हम उसके पीछे नहा धोकर नहीं पड़ेंगे, पूरे तरीके से पीछे नहीं पड़ेंगे, पैशनेट नहीं होंगे उस काम के प्रति, तो आपको अप टू मार्क रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। कोई भी है इसमें, इवन मी ऑल्सो। अगर मुझे टीचिंग प्रोफेशन में
अपने आप को ये देखना है कि मुझे यहां रहना है, एक पोजीशन पर पहुंचना और उस पोजीशन को मेंटेन करना इज नॉट एन इजी टास्क। लेकिन हमारा कंपटीशन अगर हमसे ही है कि यार नहीं मैं यहां नहीं, यहां होना चाहिए था, तो मैं जब तक उसके प्रति अथक प्रयास और एफर्ट्स नहीं लगाऊंगी तब तक मैं वहां नहीं पहुंच सकती। और वो इंसानी क्या है जिसका कोई उद्देश्य ना हो। मान के चलिए आप पैदा हुए, आप बड़े हुए, अपने पेरेंट्स की छत्र छाया में बड़े भी हो गए, 18 साल के हो गए पता भी नहीं चला, और अब आप काफी बड़े हो गए। ये जो हमारा शरीर है, जो बॉडी है, इसका कुछ नहीं होता, इसका कुछ नहीं होता बच्चों। इसका एट द एंड कुछ भी नहीं होता। इसीलिए हमें इससे काम लेना है, इसमें अच्छा फ्यूल डालना है, इसको स्टार्ट रखना है और इसके अंदर से आलस्य निकालना है। नींद की जरूरत होती है सिर्फ उतनी जो सही समय पे नींद लो। आप मेरी बात ध्यान रखना, सोना अति आवश्यक है लेकिन सोते ही रहना आवश्यक नहीं है। आप भी 8 बजे तक सो रहे हो और बीकॉम वाला बच्चा भी 8 बजे तक सो रहा है, तो आप ये सोच रहे हो आप सीएस बन जाओगे, रहोगे आप भी बीकॉम ही। आपने उससे एक्स्ट्रा क्या किया बताओ ना। वो भी 8 बजे तक सो रहा है, आप भी 8 बजे तक सो रहे हो, तो आपने क्या किया? धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर, बेकार है, व्यर्थ है, बकवास है वो जीवन जिसमें हम कुछ कर ना पाए। कम से कम इतना तो कर लीजिए कि कहीं जाओ तो कोई जाके गए कि कोई आया है, आपके जाने से उसको ऐसा लगे कि हमारे घर आया है। ऐसा बनने के लिए अपने आप में वर्क करना पड़ता है, अपने ऊपर काम करना पड़ता है। पैसे सब कमाना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि हम अर्न करें। हमारे घर पर भी जब कोई आता है, मेरे पास भी जब कोई मिलने आता है, कोई रिलेटिव होता है, तो वो ये तो देखता है कि इतनी सुख सुविधाएं हैं, पर वो ये नहीं देखता है कि ये बंदी 4 बजे के बाद सोती नहीं है। वो ये नहीं देखता कि वो रात को 9 बजे तक नॉन स्टॉप वर्क करती है। वो ये नहीं देखता कि पैसे होने के बावजूद भी वो ट्रिप पर नहीं जाती है। वो कभी ये नहीं देखता कि वो जिंदगी के बाकी के मजे नहीं कर रही है, एंजॉय नहीं कर रही जो आप कर रहे हो। वो ये नहीं देखता उसने आज तक पूरी एक पिक्चर बैठ के नहीं देखी है। वो बस ये देखता है इतना सारा हो गया, अच्छा भगवान की पूजा बहुत करते हो, अच्छा तुम भगवान को बहुत मानते हो, अच्छा तुम माता रानी की पूजा बहुत करते हो इसलिए तुम पर बहुत पैसा है। बस वो यही सोचते हैं, उनकी सोच यहीं तक होती है। भगवान की पूजा करना सबसे पहला काम है, लेकिन भगवान कभी भी ये नहीं कहता। भगवान की पूजा करने में सही से 5 मिनट लगती हैं और दिन में 10 मिनट लगती हैं। अगर अपने काम के साथ आप भगवान को 10 मिनट पूजा कर लेते हो तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि माता रानी आप हमारा भी ध्यान रखना, हम काम कर रहे हैं। देखो वो एक डेडिकेशन होता है अपने भगवान के प्रति जिन्होंने हमें बनाया है। लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि एफर्ट्स कितने की जरूरत है। खाली पूजा करने से कुछ नहीं होता, हाँ, लेकिन दोनों चीजें जरूरी है। काम भी बहुत जरूरी है प्रॉपर तरीके से। देखिए मैंने कहा कि जिंदगी में लक भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि कुछ चीजें हम नहीं ले सकते, मेहनत से भी नहीं ले सकते, वो लक से मिलती है। जैसे एक मैंने कई सारे अपनी जिंदगी में बच्चे देखे हैं जिनके मार्क्स हैं एग्रीगेट 400 में से 201, 200 नंबर चाहिए थे, 201 नंबर है, एग्रीगेट 200, तो वो लक है। एक नंबर अगर शायद उसका कम होता है तो उसका पूरा ग्रुप फेल हो जाता, और एक बार फेल होने के बाद दोबारा पास होना बड़ा मुश्किल टास्क होता है, बहुत मेंटली बिहेव करना पड़ता है। तो वो लक ही तो है। तो लक होता है, लेकिन लक खाली एक काम से नहीं होता, उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, डेडिकेशन। जब मेहनत करोगे ना वो कभी इन वेन नहीं होगी। हमारा हार्डवर्क इन वेन नहीं जाता, कभी भी खराब नहीं जाता, वो रिजल्ट जरूर देता है। आपने सुना होगा भगवान के घर में देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती, और हर किसी चीज का एक टाइम होता है। आप स्टूडेंट लाइफ में हो, अगर आप अभी अपने कोर्स के प्रति डेडिकेट नहीं हो, आपको नहीं पता होना चाहिए आज संडे है, आपको नहीं पता होना चाहिए आज सैटरडे है। सैटरडे संडे उनके लिए होते हैं जिनको आराम फरमाना होता है, और अभी आपकी बॉडी ऐसी है उसे बहुत ज्यादा आराम की जरूरत ही नहीं है, वो तो खराब हो जाएगी भाई। आप दिन में भी सोओगे, रात को भी सोओगे, पूरे दिन बैठे रहोगे, कुछ काम नहीं करोगे, वो तो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। उसे तो कंट्रोल में रखना है। आपने देखा कि कुछ लोग कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, 150 किलो के हैं, 100 200 किलो के हैं, तो वो करना बहुत कुछ चाहते हैं जिंदगी में लेकिन कर नहीं पाते, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए भाई।
आप तो स्टूडेंट लाइफ में हो, और स्टूडेंट लाइफ में सबसे पहली चीज जो होती है ना, वो हमारे अंदर से आती है, और वो है डेडिकेशन। पेन, रजिस्टर, बुक 24/7 आपके साथ होनी चाहिए। जिस दिन पढ़ने का मन ना करे उस दिन सुबह से शाम तक आराम से घूमो। होता है किसी किसी दिन आपको भी ऐसा लगेगा आज नहीं पढ़ना, मत पढ़ो, उस दिन की छुट्टी कर लो, लेकिन बाकी के दिन सही तरीके से पढ़ो। बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ने भी रोज आ रहे हैं और पढ़ भी नहीं रहे। ये नहीं होना चाहिए। बस ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। पहली छुट्टी मतलब आप ये देखिए कि इस समय आप स्टूडेंट हो, आप खुद सोचिए, आप स्टूडेंट हो, आपके ऊपर घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपके ऊपर समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपके ऊपर पैसे कमाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। स्टूडेंट को एक ही काम सौंपा गया है कि तुझे पढ़ना है। वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पेरेंट्स निभा रहे हैं, और इसके बावजूद भी अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा तो वो कभी भी नहीं पढ़ेगा। इसके पीछे की वजह समझिए, क्योंकि जब वो कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल द टास्क है और उसे सिर्फ पढ़ने का काम है, जब वो नहीं पढ़ रहा तो जब उसके ऊपर बाकी के टास्क, बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएंगी तो तब कैसे पढ़ लेगा? वो तो कभी भी नहीं पढ़ पाएगा। तो इसका मतलब आपको भगवान ने गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है। जो विद्यार्थी का जीवन होता है वो एक तपस्वी के समान होता है। जैसे एक व्यक्ति तपस्या करता है ना, आपने तपस्वी देखा होगा, उनका जीवन तपस्वी के समान होता है। और जो तपस्वी होता है उनको आपने नोटिस किया होगा, वो कभी भी ठंड या गर्मी को फॉलो नहीं करते। वो ठंडे मौसम में भी रहते हैं, वो गर्मी में भी ऐसे ही रहते हैं। उनके पास स्वाद नहीं होता, टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होते हैं। बस उन्हें पेट भरना होता है, वो भिक्षा मांग के अपना पेट भरते हैं। तो आपका जीवन बिल्कुल वैसा ही है। सादगी भरा जीवन होना चाहिए विद्यार्थी का, स्टूडेंट का। स्टाइल कभी भी, आप ये समझ लीजिए, शौक कभी भी पापा मम्मी के पैसों से पूरे नहीं होते, उनसे सिर्फ नीड पूरी होती है। आपकी जिंदगी में एक पल ऐसा आएगा कि एक दिन एक जगह खड़े होकर पूरी दुकान खरीद लोगे, लेकिन वो तभी आएगा जब अभी शौक नहीं करोगे। अभी सिर्फ नीड पूरी करो, अभी सिर्फ उतने कपड़े रखो जितने की जरूरत है, अभी सिर्फ इतना फोन रखो जिसमें सुन सकते हो, बोल सकते हो, थोड़ा बहुत चला सकते हो। आईफोन रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बड़े फोन रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नीड नहीं है, क्योंकि सिर्फ परेशान करने के अलावा वो कुछ नहीं होंगे। सबसे पहले यू हैव टू मेंटेन अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन योर लाइफ, उसके बाद सोचो कुछ करना है। जिसके जीवन में कठिन नियम होते हैं उसका ही जीवन आसान होता है। आप खुद सोच लो, अगर दूसरे भी वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हो, तो आपके लिए ड्रीम प्रोजेक्ट रह जाएगा, ड्रीम रहेगा बस, ये फुलफिल नहीं होगा कभी भी। योर पेरेंट्स आर वेटिंग द डे व्हेन यू बिकम सीएस, एंड इसकी स्टार्टिंग यहीं से ही होती है। क्लासरूम में बैठे कुछ और ही सोच रहे हैं, क्लासरूम में बैठे आंसर ही नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब आप अपने कोर्स के प्रति, अपने काम के प्रति डेडिकेटेड नहीं हो। और जो अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होता है उसके लिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कुछ भी नहीं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ क्लास। जैसे मुझे ये भी पता है कि आगे कितने दिन मुझे पढ़ाना है, डेज भी पता है मुझे, मेरी डायरी पे डेज भी लिखे हुए हैं कि इतने नंबर ऑफ डेज मेरे पास है। तो हमें ये देखना है कि हम अपने काम कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से सुनना, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की जब हमने बात करी तो हमने कहा प्राइमरी मार्केट होती है और सेकेंडरी मार्केट होती है। सेकेंडरी मार्केट के अंदर मैंने इंटरमीडिएरीज की बात करी थी, अंडर राइटर की, और अंडर राइटर में मैंने मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको समझाने की कोशिश करी थी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्यों होता है? क्योंकि जब भी कभी कोई कंपनी फंड रेज करती है तो उसका अपना एक ऑब्जेक्ट होता है कि हम पैसे क्यों इकट्ठे कर रहे हैं। पैसे इकट्ठे करने के पीछे या तो कंपनी एक्सपेंशन चाहती है, कंपनी मॉडर्नाइजेशन चाहती है, किसी नई कंपनी का एक्विजिशन चाहती है, या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है। और जब भी वो कुछ ऐसा इनमें से कोई भी काम करती है तो उसका अपना एक प्रोजेक्ट होता है कि इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी, और उस पैसे को वो अलग अलग तरीके से इकट्ठा करती है। सपोज करिए वो ऑनर्स फंड के थ्रू इकट्ठा कर रही है, शेयर इशू करके, और उसने उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट, हमने एक एग्जाम्पल ये, सपोज उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट 50 करोड़ रुपीज़ है और वो 30 करोड़ का इशू लेकर आई है, ठीक है, और 30 करोड़ में उसको सिर्फ 10 करोड़ रुपीज़ ही मिले हैं, तो क्या वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा? नहीं होगा। तो बाकी के जो 10 करोड़ रुपए लिए उसको भी हम पूरा नहीं वापस कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट के लिए जिसके लिए पैसे इकट्ठा किया वो पूरा नहीं हुआ। तो इट्स बेटर आप उस पैसे को वापस कर दीजिए। इसीलिए होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। यही रीजन है कि जिस उद्देश्य के लिए आप फंड रेज कर रहे हो, जब वो उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा तो जो बाकी के निवेशक हैं, जो बाकी के इन्वेस्टर हैं, उनके लिए आप रिटर्न नहीं दे पाओगे। रिटर्न तब दोगे जब प्रोजेक्ट सक्सेस होगा। प्रोजेक्ट सक्सेस तब होगा जब फंड होगा, और जब फंड ही नहीं है तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। दिस इज द रीजन, एक्चुअली दैट इज द रीजन बिहाइंड द रूल ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90%। अब मैं आपको आगे जो समझाने जा रही हूँ वो जरा समझिए। मैं आगे आपको समझाने जा रही हूँ अंडर राइटर।
अंडर राइटर की अगर हम बात करें कि अंडर राइटर का रोल और मिनिमम सब्सक्रिप्शन का आपस में लिंक क्या होता है, आपस में कनेक्शन क्या होता है। अंडर राइटर एक, फिर से मैं अपनी भाषा में बोलना चाहूंगी, दैट इज अ जुगाड़। कंपनी को पहले से ही पता है कि अगर मेरा मिनिमम सब्सक्रिप्शन कुछ भी रटना नहीं है, समझना है बस। कंपनी को पहले से पता है कि उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं हुआ तो उसका जो इशू है वो फ्लॉप हो जाएगा, जैसे अडानी ग्रुप का भी कुछ दिन पहले फ्लॉप हुआ था। तो इसका इम्पैक्ट क्या आता है? इसका इम्पैक्ट आता है कि नेगेटिव हो जाती है कंपनी की रेपुटेशन, प्लस जो कंपनी ने खर्चा किया वो भी खत्म, प्लस कंपनी की मार्केट वैल्यू डाउन होती है ना, कि लोग आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आपको फंड्स नहीं देना चाहते। मिनिमम सब्सक्रिप्शन को अचीव करने के लिए हम अंडर राइटर की हेल्प लेते हैं। अंडर राइटर क्या करते हैं? अंडर राइटर, जो पीछे बात नहीं करें, जो अंडर राइटर होते हैं वो शेयर्स को सब्सक्राइब करते हैं, या तो वो खुद उतने शेयर्स लेंगे या वो किसी और को दिलवाएंगे और बदले में कंपनी से कमीशन लेते हैं। इस एग्रीमेंट को अंडर राइटिंग एग्रीमेंट बोलते हैं और इस पर्सन को अंडर राइटर बोलते हैं, और जो कमीशन दिया जाता है उसे अंडर राइटिंग कमीशन बोलते हैं। अंडर राइटिंग कमीशन शेयर्स के लिए भी हो सकता है, अंडर राइटिंग कमीशन डिवेंचर्स के लिए भी हो सकता है। इंटरमीडियरी का रोल समझ में आ गया? तो इंटरमीडियरी भी बच्चों दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं हमारे प्राइमरी मार्केट के इंटरमीडियरी और दूसरे होते हैं हमारे सेकेंडरी मार्केट के इंटरमीडियरी। जैसे कि सेकेंडरी मार्केट के इंटरमीडियरीज की मैं बात करूं तो जब स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेडिंग होती है तो कंपनी का वहां पे कोई रोल नहीं होता। कंपनी को बोल दिया जाता है एक कंपनी के, हाँ तुम दूर रहना, अब तुम डिसाइड कुछ भी नहीं करोगे, ना प्राइस डिसाइड करोगे ना किसको शेयर देना है ये डिसाइड करोगे। तो फिर क्या होगा? ऐसी स्थिति में कंपनी का सेकेंडरी मार्केट में कोई योगदान नहीं होता। एक व्यक्ति अपना शेयर बेचता है, दूसरा खरीदता है, और वो होता है विद द हेल्प ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में कभी भी अगर ट्रेडिंग करानी है तो वो बिना स्टॉक ब्रोकर के नहीं हो सकती, क्योंकि स्टॉक ब्रोकर आर द मेंबर्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। सो स्टॉक ब्रोकर का जो रोल होता है वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। वहीं जब आपको शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने होते हैं तो आपको मदद लेनी पड़ती है अकाउंट खुलवाने की, और उस अकाउंट को बोलते हैं डीमेट अकाउंट। ट्रेडिंग करने के लिए 3 अकाउंट होना जरूरी है, ट्रेडिंग अकाउंट, बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट। तो वो डीमेट अकाउंट जब ओपन कराते हैं तो उसके लिए हमें इंटरमीडियरी की जरूरत होती है, डीपी की, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। हिंदुस्तान के अंदर जब भी कभी हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ शेयर्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो शेयर्स है वो कहाँ जमा करते हैं? डिपॉजिटरी के पास। किसके पास? डिपॉजिटरी के पास। और डिपॉजिटरी किस तरीके से काम करती है? जैसे कि एक बैंक काम करता है, सेम एज यूजुअल बैंक की तरह। बैंक में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप फिजिकल फॉर्म में कैश जमा कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक वर्क कर सकते हो। इसी तरीके से डिपॉजिटरी के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर सबमिट होते हैं विद द हेल्प ऑफ द डीमेट अकाउंट एंड विद द हेल्प ऑफ द इंटरमीडियरी, दैट इज टू बी डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। ठीक है। इंडिया के अंदर 2 ही डिपॉजिटरी है, वन इज एनएसडीएल एंड सेकेंड वन इज सीडीएसएल। और ये तमाम चर्चा हम अब एक सेपरेट चैप्टर के अंदर करेंगे जिसका नाम है डिपॉजिटरीज एक्ट। अब फिर वापस आते हैं, हमने कहा जी 2 तरीके की मार्केट होती है, वन इज अ, कम ऑन जल्दी बोलिए, वन इज अ प्राइमरी मार्केट और सेकेंड वन इज अ। प्राइमरी मार्केट में किसका रोल होता है? कंपनी और इन्वेस्टर। प्राइमरी मार्केट में कौन सा इशू आता है? आईपीओ। प्राइमरी मार्केट के इंटरमीडियरीज अलग होते हैं, जैसे कि मर्चेंट बैंकर, जैसे कि अंडर राइटर। एक और कॉन्सेप्ट आपको सिखाया, दैट इज टू बी मिनिमम सब्सक्रिप्शन। दूसरी होती है सेकेंडरी मार्केट, जहां पे कंपनी का कोई रोल नहीं होता है। सेकेंडरी मार्केट में रोल होता है स्टॉक एक्सचेंज का, और जब भी कभी हम स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेडिंग कराना चाहते हैं तो हमें हेल्प लेनी पड़ती है स्टॉक ब्रोकर की। स्टॉक ब्रोकर होता है इंटरमीडियरी। आज के डेट में क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स ट्रेड होते हैं तो हमें हेल्प की जरूरत पड़ती है डिपॉजिटरीज की। डिपॉजिटरीज काम करते हैं एक बैंक की तरह, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स रखे जाते हैं और डिपॉजिटरीज की मदद करते हैं उनके एजेंट डीपी, जिसे बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। अगर कभी भी हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स रखना चाहते हैं तो उसके लिए होना जरूरी है डीमेट अकाउंट, जो हमारा डीपी के थ्रू ओपन होता है। ये पूरा का पूरा पोर्शन हमें पढ़ना है सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज में। लेकिन हमने मार्केट के साथ साथ ये भी समझ लिया कि इंटरमीडियरीज भी 2 तरीके के होते हैं, वन इज अ प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज अ। ठीक है बच्चों।
आगे चलते हैं, कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के शेयर ले लो, डिबेंचर्स ले लो, बॉन्ड्स ले लो। इंडिया के चाहिए शेयर, बाहर के चाहिए, बोलो बोलो, बाहर वाले, फिर से बोलिए, बाहर वाले एडीआर, इंडिया वाले शेयर्स नॉर्मल शेयर, वही शेयर फॉरेन में क्या हो जाते हैं, एडीआर। उसी के साथ साथ बच्चों, अगर इंडिया से बॉन्ड इशू करना है तो वो बॉन्ड है, और फॉरेन से आपको बोरोविंग्स इकट्ठी करनी है तो वो एफसीसीबीज हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसका मतलब एक बात तो साफ है, पैसे हिंदुस्तान से भी इकट्ठे किए जा सकते हैं, पैसे आउटसाइड इंडिया से भी इकट्ठे किए जा सकते हैं, पैसे ऑनर्स फंड में भी हो सकते हैं, और पैसे बोरोविंग्स में भी हो सकते हैं। तो इंपॉर्टेंस, अभी एफसीसीबी की फुल फॉर्म मैं आगे चल के बताऊंगी, अभी तो शुरुआत है, तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए मेरी बात पे। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ लीगल फ्रेमवर्क की बात करी, हमने कहा जी सब पूरा का पूरा समझ में आ गया अच्छी तरीके से। क्या, जरा सुनिए, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956 आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। SCRA बोलते हैं इसे प्यार से। ये क्यों आया था? ये आया था 1956 में। क्यों आया था, कौन बताएगा? पीछे वाली बच्चियां बताएंगी जो पीछे बैठी हैं, बिल्कुल गुपचुप गुपचुप बातें चल रही हैं। लड़कियों को वरदान है बोलने का, इसीलिए मैं अभी टीचर बनी, मुझे बोलने का बड़ा शौक था। हमने कहा फालतू बोलने से क्या फायदा, पैसे भी आएंगे और बोलने का शौक भी पूरा हो जाएगा, है ना। और सबसे बड़ी बात ये, सबसे अच्छी चीज़ ये बताओ, सुबह सुबह सवेरे सवेरे, खैर अभी तो सवेरे में गुड आफ्टरनून हो रहा है, जो जगह है उनके लिए गुड मॉर्निंग है, जो सुबह की जगह उनके लिए गुड आफ्टरनून है, मौसम के हिसाब से गुड मॉर्निंग है। ठीक है, अब पीछे वाले बच्चे सुनिए, जरा ध्यान दीजिए बेटा, बेटा ध्यान दीजिए मेरी बात पे, मेरी बात सुन लो। मैं आपके साथ जो बातें करती हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर कर रही हूँ। जिस फेस में आप हो, मैं उस फेस को क्रॉस करके आई हूँ, और जब मैंने वो फेस क्रॉस किया तो मेरे भी फ्रेंड्स थे, मेरे भी साथ वाले बहुत सारे लोग थे। उनमें से कुछ ऐसे थे जो मस्ती करते थे, उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो पढ़ते थे। फिर एक तो वो मेरा प्रैक्टिकल फेस हो गया, फिर उसी के साथ साथ मैंने आपके जैसे बच्चों को पढ़ाते हुए बड़े ही साल हो गए, क्योंकि मैंने अपनी स्टार्टिंग आपसे ही करी थी, तो बड़े सालों से मैं पढ़ा रही हूँ। तो उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं आज के डेट में जो वेल सेटल्ड हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बैड सेटल्ड हैं। ठीक है, तो देखो अब ऐसा नहीं है उन दोनों की, अगर मैं बात बताऊं, जो बच्चे मैंने आज से 16 साल पहले पढ़ाए, तो ऑब्वियसली बात है वो बच्चे हर तरीके से सेटल्ड हैं, उनकी शादी हो चुकी है, तो मैं उनकी स्थिति देखती हूँ। तो उनकी स्थिति देख के, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, आज से नहीं पहले के टाइम से ही फेसबुक है, तो बहुत सारे बच्चे मेरी फेसबुक पर भी हैं, तो उनके आते रहते हैं पोस्ट वगैरह, तो उनसे आइडिया लगता है। कई सारे बच्चे मैसेजेस करते हैं जो जिस पोस्ट पे, बहुत सारे बच्चे कंपनी सेक्रेटरी जो अलग अलग कंपनी में डेजिग्नेटेड है। मैंने बहुत टाइम तक CA वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाया जो CA क्वालिफाई हो चुके हैं। बहुत सारे टाइम तक मैंने CMA के बच्चों को पढ़ाया, जो आज के डेट में कई सारे नहीं, बहुत सारे बच्चे CMA भी हैं। तो मैं आपके साथ ना, मेरा यही काम है, सुबह से लेकर शाम तक मैं आप लोगों के साथ ही रहती हूँ, तो मेरा यही काम है। तो मैं उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको यही बात समझाना चाहती हूँ कि बेटा दिमाग में से हर चीज़ निकाल दो, सिर्फ पढ़ाई के अलावा, क्योंकि आज के टाइम में हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बड़ा महंगा है। पुराने समय के कंपैरिजन में आज का लाइफ स्टाइल बड़ा महंगा हो गया है। पहले टाइम में बच्चे डायपर नहीं पहनते थे, अब हर बच्चा गरीब से ये सच बात है, ये एक्चुअलिटी है। आज की डेट में गरीब आदमी को भी बच्चे को डायपर पहनाना पड़ता है। पहले ही कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले बच्चे को डॉक्टर के ले जाने के लिए किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जरूरत नहीं होती थी, एक ही डॉक्टर सबको देखता था। आज के डेट में छोटे बच्चों के भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जिनकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है। पहले बच्चे को अगर डॉक्टर के दिखाने जाना है तो कोई भी पब्लिक कन्वेंस से चला जाता था। आज के डेट में बच्चे को घर से बाहर निकालना है तो पहले गाड़ी चाहिए। तो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आजकल का जीवन जो है ना, स्टैंडर्ड जो है वो हाई हो गया है, महंगा हो गया है। आज की डेट में सिर्फ एक व्यक्ति के काम करने से काम नहीं चलेगा, दोनों लोगों को मिलके काम करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा जीवन जी सकते हो, तभी आप समाज में एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, और उसके लिए पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अब आप क्रिकेट तो खेलते नहीं कि क्रिकेटर बन जाओगे और करोड़ों रुपए कमा लोगे, तो ऐसा भी नहीं है। आपके अंदर कोई अलग से और कोई टैलेंट है नहीं, और टैलेंट रहा भी होगा तो वो दबा दिया गया होगा, तो आपको भी पढ़ने के लिए भेजा गया है। तो मैं तो आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपके सामने ये मात्र एक ही रास्ता है जिसको क्रॉस करके तुम अपनी ज़िंदगी को आसान कर सकते हो। ये थोड़ा सा मुश्किल फेज है, लेकिन निकाल दोगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। नहीं तो ज़िंदगी आसान नहीं है भाई। जब ज़िंदगी में हमारे पास सब कुछ होता है ना, तो हर रोज़ हमारे दिवाली होती है, लेकिन जब हमारे पास पैसे नहीं होते तो एक दिन भी मुश्किल होता है।
90% हैप्पीनेस जो होती है वो पैसे से होती है, और 90% लड़ाई जो होती है वो भी पैसे की वजह से होती है। और सबसे बड़ी बात, आपके पास वो टैलेंट आ जाएगा जिससे आप ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो पीछे जो बच्चे बैठे हैं प्लीज़ आप बात ना करें। मैंने कहा लीगल कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो एक क्या है बच्चों, सोचते होंगे मैडम तो ना बड़ा ही ज़्यादा टॉर्चर करती हैं। एक है SCRA एक्ट 1956 और दूसरा क्या है सेबी एक्ट 1992, तीसरा है कंपनीज एक्ट 2013 और चौथा है RBI एक्ट। तो RBI जो है ना वो आप क्लास 12 में मॉनिटरी पॉलिसीज पढ़ के आए होंगे, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल दैट, कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते थे। तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट क्या थी, पॉलिसीज थी, जिनको हम क्या बोलते थे, मॉनिटरी पॉलिसीज। आगे चलते हैं बच्चों, आपने सहारा का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, सहारा कंपनी का नाम सुना होगा ना, सहारा, सहारा ही बनी वो सच में, और वो लोगों को बेसहारा कर गई सही में। सहारा कंपनी ने एक फंड रेज किया था 24,000 करोड़ का, और 3 करोड़ इन्वेस्टर से साइकिल पे आते थे पैसे इकट्ठे करने। अब उन्होंने पैसे तो इकट्ठे कर लिए, लेकिन ये नहीं पता चला पैसे लिए किस किस से हैं। कमाल की बात सुनिए, सहारा ग्रुप रेज 24,000 crore rupees from 3 crore investors through optionally convertible debentures without following SEBI guidelines। अब मुद्दा ये उठता है कि इतना सारा पैसा तुमने इकट्ठा किया, साइकिलों पे आते थे पैसे लेने के लिए, लेकिन उनके पास साहब ही नहीं था, उन्होंने सेबी के थ्रू फंड रेज ही नहीं किया। सो लीगल इशू इसमें क्या आया, वेदर सहाराज एक्टिविटीज कम अंडर द सेबी रेगुलेटरी स्कोप, क्या ये सेबी के जुरिस्डिक्शन में आना चाहिए था। ऑब्वियस सी बात है, आप इन्वेस्टर से फंड रेज कर रहे हो, जब जब फंड रेज किया जाता है तो सेबी की जिम्मेदारी होती है, सेबी तो प्रोटेक्शन करता है किसका, इन्वेस्टर्स का। क्रक्स इज दैट अगर 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 सुन लीजिए, अगर कभी भी कोई अनलिस्टेड कंपनी भी है और वो पब्लिक से फंड रेज करेगी तो फर्स्ट यू हैव टू फॉलो द सेबी रेगुलेशंस। इस जजमेंट में इस बात को एम्फसाइज किया गया था कि मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी के रेगुलेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेबी के रेगुलेशंस का आपको पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे लोगों का पैसा कौन प्रोटेक्ट करेगा। दैट्स वाई जैसे सहारा ने सबको क्या कर दिया, बेसहारा कर दिया। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब हम क्रक्स समरी की तरफ आते हैं, और आपके लिए बच्चों का खेल होगा अब ये क्रक्स समरी, क्योंकि मैंने लगभग आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। इंडियन फाइनेंशियल मार्केट एक डायनामिक है एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनका एक बहुत अच्छा रोल रहा है। इट कंसिस्ट 2 मेजर सेगमेंट्स, वन इज अ मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म मार्केट, मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाय RBI एंड सेबी, कैपिटल मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड्स एंड इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। ओके, एंड मनी मार्केट जो है ना आपकी शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करते हैं, मोर लिक्विडिटी रहती है, कैपिटल मार्केट में लेस लिक्विडिटी है एज कंपेयर टू मनी मार्केट। नीड एंड फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट, अब मैंने आपको इतना अच्छा बेस बना के दे दिया है इस चैप्टर का कि आपको चैप्टर बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। नीड एंड फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट की अगर हम बात करें तो कैपिटल मार्केट इज अ कोर सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। हमने कहा बिल्कुल। अब मुझे फिर से बताओ, बिना देखे बताओ, मेरी क्लास का तभी फायदा जब तुम बिना देखे आंसर दे सको। हमने बात करी थी फाइनेंशियल सिस्टम की। फाइनेंशियल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पिलर्स। वन इज अ फाइनेंशियल मार्केट, सेकेंड वन इज अ intermediaries, third one is a products. Financial market is again divided into 2 parts, one is money market, second one is capital market. Money market is short term market, है ना, जहाँ पे short term needs fulfill होते, is regulated by RBI and SEBI. Capital market is further divided into 2 parts, one is a primary and secondary. In case of primary market, company directly approach to the investors and issue shares and debentures. Now in case of secondary market, shares are traded on stock exchange. उसके साथ साथ हमने कहा कैपिटल मार्केट का कोर सेगमेंट है। मैंने कहा बिल्कुल जी। और यहाँ पे अब देखो इन्होंने क्या क्या बातें करी कि फ्लो ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स फ्रॉम सेवर्स। सेवर्स को मैंने क्या नाम दिया था, जरा बताना कौन सा सेक्टर होता है, हाउस होल्ड सेक्टर, टू यूजर्स मतलब बिजनेस और गवर्नमेंट सेक्टर्स। कई बार सरकार को भी पैसे की जरूरत पड़ती है और कई बार बिजनेसमैन को भी पैसे की जरूरत पड़ती है। मनी मार्केट के प्रोडक्ट्स होते हैं CD, CP, है ना, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, ये सब होते हैं। और उसी के साथ साथ कैपिटल मार्केट के प्रोडक्ट्स होते हैं। इंडिया है तो कमान, इंडिया है तो
और एब्रॉड है तो एडीआर जीडीआर, इंडिया से बोरोविंग्स करनी है तो बॉन्ड्स डिवेंचर्स, और एब्रॉड से करनी है तो एफसीसीबीज। तो मैं साथ के साथ ना आगे की चीज़ें भी आपको यहीं कनेक्ट करते जा रही हूँ। ठीक है बच्चों, मैं आई प्रोसीड फॉर नेक्स्ट। अच्छा ये बताओ, कैपिटल मार्केट टफ तो नहीं लग रहा? ऐसा तो नहीं लग रहा बहुत मुश्किल है? पहली बार कितने बच्चे पढ़ रहे हैं कैपिटल मार्केट को? सभी लगभग पहली बार ही पढ़ रहे होंगे ग्रुप 2। हाँ, हाथ उड़ा के बताओ, पहली बार कितने बच्चे पढ़ रहे हैं जो फर्स्ट टाइम ग्रुप 2 पढ़ रहे हैं, जिनको जिंदगी में पहली बार ग्रुप 2 पढ़ रहे हैं? आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, आपको कैसा लग रहा है पेपर? मतलब पेपर कैसा, पेपर इन द सेंस ये सब्जेक्ट कैसा लग रहा है? सो अच्छा है, अच्छा है, ये बेकार है? कैसा है? इंटरेस्टिंग है एज कंपेयर टू कंपनी लॉ? विच वन इज मोर इंटरेस्टिंग, कंपनी लॉ, कैपिटल मार्केट, जीआईजीएल? हाउ मेनी स्टूडेंट्स से कंपनी लॉ? अच्छा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स से जीआईजीएल? जीआईजीएल अच्छा, आर्बिट्रेशन अच्छा लगा आपको? ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स से कैपिटल मार्केट? हाउ मेनी, अब एक दूसरे को दे रहे हैं यार, इतना हाथ उठाए, मैं भी उठा देता हूँ। कैपिटल मार्केट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स से अकाउंट्स? अकाउंट्स, कंपनी अकाउंट्स। ये खास पहचान है सीएस स्टूडेंट की, पहले से ही मैं भी थी उसमें। कंपनी अकाउंट्स तो ऐसा लगता है जैसे इंस्टीट्यूट बदला ले रही है। भगवान रातों रात इंस्टीट्यूट के दिमाग में ऐसा आ जाए बोर्ड मेंबर्स के कि वो अकाउंट्स हटा दें, और वो ऐसा करेंगे। इन्होंने तो फाउंडेशन में भी इंट्रोड्यूस कर दिया। बस बच्चे सोचते कंपनी लो तो मैं पढ़ ही लूंगा, जीआईजीएल हो ही जाएगा, सेटिंग अप मुझे बहुत अच्छा आता है। दिक्कत है अकाउंट्स की, और कोई ना कोई दिक्कत तो जिंदगी में होनी चाहिए ना, बिना दिक्कत की जिंदगी चलेगी तो मजा नहीं आएगा। तो अकाउंट्स जो है वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अब उसमें दिक्कत पता क्या है, ज़्यादातर दिक्कत क्या आती है कि एक तो बच्चों को सब्जेक्ट समझ नहीं आता, बाय हर्ट नहीं समझ में आते, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आई एम डूइंग सीएस, कुछ बच्चे तो ये पूछ रहे हैं सीएस कर रहे हैं, अकाउंट्स तो नहीं है, क्योंकि उनका अकाउंट्स उतना ही अच्छा होता तो वो सीए कर रहे होते। इसलिए तो सीए करना सब चाहते हैं, क्योंकि सबको ऐसा लगता है, बोलने में ऐसा लगता है क्या कर रहे हो आप, सीए। अच्छा, और जब सीएस वाला बच्चा होता है आप क्या कर रहे हो, सीएस। सुना ही नहीं, आधी धज्जियां तो वैसे उड़ जाती है जैसे वो तो बस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर, उसे तो सब पता है। सीएस, फिर हम सोचते हैं ना यार ना, एफर्ट्स तो लगाने, इसे समझाना तो जरूर है। अब वो कहता है, वो फिर दूसरा क्वेश्चन कोई थोड़ा सा पढ़ा लिखा होता है, एक्चुअली क्या होता है जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं वो तो सीएस को बहुत अच्छा समझते हैं, और जो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे ना, थोड़े से पढ़े लिखे हैं, वो बड़ा परेशान करते हैं। हाफ नॉलेज बड़ी परेशान करती है। तो वो कहते हैं कंप्यूटर साइंस, आप बोलते हैं यार अब तो और समझाना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस नहीं, कंपनी सेक्रेटरी। अब बस उन्होंने कंपनी भूल के सेक्रेटरी का कोर्स कर रहा है। आई एम नॉट पर्सनल सेक्रेटरी। अब उसे इतना ही समझ में आता तो मैं समझा। अब फिर बच्चा पूरे एफर्ट्स लगा देता कि तुमने सीए सुना है, उसी के जैसा कोर्स है ये। बच्चा भी पूरा जिद्दी है, समझा के छोड़ेगा कि वो कर क्या रहा है। अगला भयंकर क्वेश्चन जो रिलेटिव्स का होता है, वो इंटरव्यू लेते हैं प्रॉपर, पूछते सीएस कर, अच्छा फिर उन्होंने समझ में आ गया सीए के जैसा है। अब अगला उन्हें पता है सीए में तो फेल होते हैं बच्चे, तो अगला क्वेश्चन उनका माइंड तुरंत पूछता है कितने साल में हो जाएगा। अब इसका आंसर बच्चे के पास भी नहीं है, तो वो फिर कहता है नहीं नहीं 2-2.5 साल में, और वो तो लिख लिया उन्होंने। अब 2.5 साल बाद वो आपसे मिलेंगे तो पूछो हो गया सीएस, बच्चा जहां था वही है। अब ऐसी स्थिति में यहां से बच्चे की दर्जे उड़नी शुरू होती है, वो पूरे एफर्ट्स लगा रहा है। और इससे भी खतरनाक क्वेश्चन होता है बच्चों कि आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो कोर्स। अब अगला इंप्रेशन खराब, तो बच्चा बोलता है इसका कोई कॉलेज ही नहीं है। तो कहते हैं कैसा कोर्स है, इसका कोई कॉलेज ही नहीं है। जॉब कितने की लगेगी, आज वो पूरी सारे क्वेश्चन क्लियर करके जाएगा, चाहे अपने बच्चे के बारे में कुछ ना पता हो, लेकिन तुम्हारे बारे में सब पता होना चाहिए। तो आप बोलते जॉब की बात मत करो, ऐसे मत बोल देना। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं मैं ऐसा कोर्स कर रहा हूँ, कंपनी का टॉप मोस्ट प्रोफेशनल बनने वाले जा रहा हूँ, कंप्लाइंस ऑफिसर होगा, गाड़ी लेने आएगी, गाड़ी छोड़ने आएगी, बंगला मिलेगा। ऐसे मत बोलना, क्योंकि गाड़ी लेने और छोड़ने कॉल सेंटर वालों को आती है, नेगेटिव इंपैक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो बस आप हाथ जोड़ लेना और बस यही बोल देना
कि मैं बस बीकॉम ही कर रहा हूं। इसमें सबसे ज्यादा फायदा है कुछ दिनों के लिए। इसके दो फायदे बच्चों। इसका पहला फायदा अगर हम किसी को बता भी देंगे हम सीएस कर रहे हैं तो कुछ हेल्प तो करेगा नहीं, ऐसा नहीं एग्जाम में हमारा पेपर दे के आ जाएगा। इसका दूसरा फायदा, उनका फोकस कम होगा, हमारे ऊपर फोकस नहीं रहेगा, तो ब्लैक एनर्जी कम अट्रैक्ट होगी। ब्लैक एनर्जी इतनी खतरनाक होती है कि ब्लैक एनर्जी जब किसी की आ जाती है ना तो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। इसका तीसरा फायदा कि जब आप क्वालिफाई हो जाओगे तो आपके ऊपर सोशल प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि कोई बार बार क्वेश्चन पुट नहीं करेगा। आप पहले ही बोल चुके हैं मैं कुछ खास नहीं कर रहा हूं। और भाई साहब जब सूरज उगता है ना तो सबको दिखता है। कुछ चीजें छिपानी भी चाहिए, हर चीज बतानी नहीं चाहिए। समय अपने आप उसका आंसर देता है। नो नीड टू गिव आंसर टू एनीथिंग। वक्त अपने आप जवाब देता है। जब आपकी गाड़ी उनके घर के बाहर जाएगी, गाड़ी की कीमत होगी 50 लाख और उसके ऊपर लगा होगा सीएस का लोगो, कुछ कहने की जरूरत नहीं। किसी के यहाँ पार्टी में जब जाओ भी मत जाना 2.5-3 साल। जब पार्टी में जाओ तो जहाँ पे गोलगप्पे का स्टॉल हो वहीं अपनी ओडी लगा देना और उसमें से बैठ के कहना अब दे भाई, ठीक है। तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। नो नीड टू से अ सिंगल वर्ड, नो नीड टू। स्टेटस तो आपका होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फिलहाल स्टेटस है नहीं। तो मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ आप स्टेटस मत लगाना। स्टेटस, पहला स्टेटस एक होना चाहिए क्वालिफाई एग्जीक्यूटिव, काफी है चलाने के लिए। दूसरा स्टेटस होना चाहिए फाइनली आई बिकम सीएस। 2 स्टेटस। ये नहीं कि पिज्जा खाने जा रहे हो तो उसका भी स्टेटस, बर्गर खाने जा रहे हो उसका, वो आम लोग करते हैं, गरीब लोग करते हैं ऐसा। गरीब में पैसे से नहीं कह रही, गरीब में समय से कह रही हूँ। जो समय से गरीब होते हैं ना वो पिज्जा। अब ये बताओ, तुमने पिज्जा का स्टेटस लगाया, तुम हमें चिढ़ाना चाहते हो या तुम दिखाना चाहते हो तुमसे खाया नहीं जा रहा, या तुम क्या कहना चाहते हो? आजकल लोग डिनर करने जाते तो उसकी फोटो डाल देते हैं। अब उसे फोटो डाल के दूसरों को और जलन पैदा कर रहे हैं। मतलब किसी का बजट है किसी का नहीं है। अब जनरली वुमेन बहुत स्टेटस देखती हैं। मैन का नेचर होता है कॉम्प्रोमाइज करने का, वो अवॉइड करते हैं। महिलाएं बहुत ध्यान से देखती हैं। अच्छा रात डिनर पे गई थी मेरी फ्रेंड, बहुत मजे ले रही जिंदगी का, ये पता नहीं अगले दिन उसके साथ क्या केस हुआ है, घर पे जाके किसके घर में क्या प्रॉब्लम है किसी को नहीं पता ना। हम तो बस अच्छी चीजें देखते हैं। तीसरा स्टेटस आपका होना चाहिए फाइनली आई बाय अ न्यू कार फॉर माई पेरेंट्स। चौथा स्टेटस होना चाहिए आई बाय अ न्यू बेंगलो फॉर माई पेरेंट्स एंड आई फुलफिल माई ड्रीम। ऐसे स्टेटस डालो जो 1 साल तक आदमी बेहोश हो जाए, उठ ही ना पाए। रोज स्टेटस लगाओगे कोई गायब हो जाओ तुम। जब तक तुम ये तुम्हारे टारगेट्स हैं, दीज आर द टारगेट्स एंड यू अचीव दीज। आप इन्हें अचीव करो। अभी जो जितना उछल रहे उसे उछलने दो, जो जितने स्टेटस लगा रहे उन्हें देखो और मुस्कुराओ बस। बच्चों जब मैं पढ़ती थी दिल्ली में तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, इन्हीं दिनों की बात थी, मेरे सीएस फाइनल के एग्जाम थे दिसंबर में। वन ऑफ माय फ्रेंड मुझे कॉल करती, मैं लाइब्रेरी में बैठी हूँ, 1 जनवरी को लाइब्रेरी फुल हो गई है, 31 दिसंबर को लाइब्रेरी फुल हो गई है क्योंकि ठंड का मौसम होता है। तो मैं बाहर ग्राउंड में बैठ के अपना रिविजन कर रही हूँ और उस समय 31 दिसंबर में आप समझ सकते हो कितनी ठंड होती है। मैं वहाँ बैठी हुई हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कितनी हवा चल रही है, बस मैं पढ़े जा रही हूँ। उस समय मेरी एक फ्रेंड का कॉल आता है, घर पे है तू? मैंने कहा नहीं, ग्राउंड में बैठी हूँ। कि मजाक कर रही है? मैं सच कह रही हूँ। तो उसके बाद बोलती है एक काम करना, मुझे अपनी जैकेट और शूज़ दे देना। मैंने कहा जैकेट और शूज़ भी तू ले ले। मैंने कहा क्यों, तेरे को क्यों चाहिए? एक्चुअली फ्रेंड्स में सब चलता है। कह रही मुझे शिमला घूमने जाना था। मैंने कहा मैं तो यहीं शिमला में घूम रही। तो इट मीन्स आप ये देखिए ऐसा लगता है यार क्या जिंदगी है हमारी। 31 दिसंबर है, सब लोग इंजॉय करने जा रहे हैं, यहाँ लाइब्रेरी में लाइब्रेरी फुल हो चुकी है, बाहर बैठ के पढ़ना पड़ रहा है, ठंड इतनी हो रही है, पता ही नहीं चल रहा। तो इसीलिए ना हर किसी का ड्रीम डेस्टिनी होती है, हर किसी की डेस्टिनी होती है, हर किसी को किसी अलग चीज का मजा आता है। तो मैंने आपसे कहा कि कुछ दिनों के लिए तुम गायब हो जाओ, पूरे तरीके से गायब। कोई स्टेटस नहीं, कोई हालचाल नहीं, कोई खबर नहीं, अंडरग्राउंड हो जाओ तुम। और ग्राउंड में सब जब निकलो तो सबको पता चल रहा है कि हाँ भाई कुछ किया है। समझ में आई मेरी बात? चलो अब आपको अच्छा लगेगा काफी। अब हमें पढ़ना है नीड एंड फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट। व्हाट आर द नीड एंड फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट? सबसे पहले कैपिटल मार्केट की जरूरत क्यों पड़ी और इसका आंसर आप मुझे दोगे। कैपिटल मार्केट की क्या आवश्यकता है? क्योंकि अगर कैपिटल मार्केट नहीं होती
तो जो बिजनेस सेक्टर है उसकी फंड की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। इतनी बात समझ में आई? तो नीड क्या है कि जिसको पैसे की जरूरत है उस तक पैसा पहुंच रहा है और जिसको रिटर्न की जरूरत है उसे रिटर्न मिल रही है। तो इट मीन्स यहां पे इन्होंने कहा कि अ वेल डेवलप्ड कैपिटल मार्केट इज एसेंशियल फॉर व्हाट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इट्स अ कंड्यूट बिटवीन इन्वेस्टर एंटरप्रेन्योर्स एंड एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। नाउ कम टू द नेक्स्ट, अगर हम बढ़े, की नीड्स आर वेरी सिंपल। नंबर 1 देखो, पहला पॉइंट आप पढ़ते ही समझ जाओगे। पहला क्या है? मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स, चैनलाइजिंग ऑफ सेविंग टू अ प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। कैसे हम कैपिटल इकट्ठी कर सकते हैं? आइदर यू गो फॉर रेजिंग फंड्स बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स। बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। कैसे? क्योंकि जब हमारे बिजनेसमैन को टाइमली पैसा मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाएंगे और इससे हमारा क्या होगा? इनोवेशन होगा, प्रोडक्टिविटी होगी और साथ में क्या डेवलप होगा? इंफ्रा। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। अगर हम रिस्क डाइवर्सिफिकेशन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है देखो मैं आपको बताती हूँ। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के बारे में आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगी, समझना जरा। जैसे मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल, प्लीज नो टॉकिंग, थोड़ा सा टाइम और दीजिए मुझे। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के बारे में मैं बता रही हूँ। मान के चलिए आपके पास पैसा है और आपने सारा का सारा पैसा किसी एक कंपनी में लगा दिया, ऑटोमोबाइल्स में, और गवर्नमेंट का एक आदेश आया कि अब इंडिया के अंदर डीजल कार्स बैन, पेट्रोल कार बैन, ओनली इलेक्ट्रिक और सीएनजी फ्यूल्स चलेंगे। तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ऑटोमोबाइल कंपनी का शेयर डाउन हो जाएगा और आपने सारा पैसा सिर्फ ऑटोमोबाइल में लगाया तो लूज हो जाएगा। लेकिन हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, उससे बोलते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो का मतलब होता है पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाता है बाय बंचिंग ऑफ सिक्योरिटीज। कैसे? मान के चलिए आपको 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं, तो आप सारा पैसा एक कंपनी में नहीं लगाओगे, आप कुछ पैसा अलग अलग सेक्टर्स में लगाओगे। यू गो फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, यू गो फॉर बैंकिंग सेक्टर, यू गो फॉर फार्मा सेक्टर, यू गो फॉर रियल एस्टेट सेक्टर। तो उससे क्या होगा? आपने अपने पैसे को डाइवर्सिफाई कर दिया। एक टाइम पे सारा पैसा नहीं डूबेगा, कुछ पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगाओगे, कुछ पैसा आप शेयर्स में लगाओगे, कुछ पैसा आप डेट में लगाओगे, कहीं से इंटरेस्ट आ रहा है तो कहीं से रिटर्न आ रही है। तो इस तरीके से क्या होता है? आपका रिस्क डाइवर्सिफिकेशन होता है। कई बार हम इंडियन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई बार हम फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो इस तरीके से हम अपने रिस्क को मिनिमाइज करके डाइवर्सिफाई कर देते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा? जितनी चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ आप सब लिख सकते हो, टू द पॉइंट सब लिख सकते हो। कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, अगला फायदा ये होता है कि जितनी मैंने आपको ऐसा बेस बना के दे दिया ना इनिशियल क्लास में कि वो आपको हमेशा काम आएगा, हर जगह काम आएगा। जब हमने ट्रांसपेरेंसी की बात करी तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी कोई कंपनी फंड रेज करेगी तो आईसीडीआर रेगुलेशंस का पालन करना पड़ेगा, तो उससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है। कंपनी को लिस्टिंग करानी है तो एलओडीआर रेगुलेशंस का पालन करना, जिससे समय समय पर डिस्क्लोजर्स देने, तो उससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है। दोनों एक्ट, दोनों रेगुलेशन का लिंक बना के डाल सकते हो। समझ में आई मेरी बात? तो ये क्या कह रहा है? लिस्टिंग रिक्वायरमेंट, सेबी रेगुलेशंस एंड पब्लिक डिस्क्लोजर्स कंपेल कंपनीज टू अडॉप्ट स्ट्रॉन्गर गवर्नेंस एंड क्या है? प्रैक्टिसेस। लिक्विडिटी एंड एग्जिट ऑप्शन, यू नो वेरी वेल। अगर हम बात करें, इन्वेस्टर्स के पास लिक्विडिटी रहती है, एग्जिट अपॉर्चुनिटीज रहती है, ठीक है ना। एम्प्लॉय इंसेंटिव्स, एम्प्लॉय इंसेंटिव्स का मतलब होता है कई बार जो हमारी कंपनीज होती है अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए उनकी हिस्सेदारी चाहती है सिर्फ मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो शेयर्स इशू करती है। तो उसमें अब शेयर्स कैसे इशू करती है वो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहती हूँ और एक कॉन्सेप्ट सिखाती हूँ, ईसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इफ़ यू आर कंसर्निंग अबाउट द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये क्या होता है? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान का मतलब है जी ललचाए रहा ना जाए। मतलब क्या? इसमें कंपनी, इस प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू रिटेन अ गुड टैलेंट। एक अच्छे टैलेंट को अट्रैक्ट करने से ईजी टास्क है कि हम आपको इतने लाख का पैकेज देंगे, लेकिन उस व्यक्ति को अपने साथ जोड़कर रखना इज नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि अदर कंपनीज आर ऑफरिंग सम हाई पैकेजेस। इन दैट सिचुएशन कंपनीज क्या करती हैं? अपने एम्प्लॉयज़ को रिटेन करने के लिए और मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो उनसे कहती है कि हम आपको एक ऐसा ऑप्शन देते हैं कि आप अगर हमारी कंपनी के एम्प्लॉय रहोगे तो फ्यूचर में इस ऑप्शन के बदले आपको शेयर्स मिलेंगे। तो एम्प्लॉय बोलेगा मैं आपसे क्यों खरीदूँ, कि मार्केट में वही शेयर की कीमत ज़्यादा होगी और तुम्हारे लिए उस शेयर की कीमत कम होगी, तो आप ईजिली उसे रिटेन कर सकते हो। तो इस लालच में एम्प्लॉय जो है कंपनी से जुड़ा रहता है, तो इसे बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। मतलब एम्प्लॉयज़ का स्टॉक का क्या है? ऑप्शन है। ठीक है बच्चों,
आगे हम बात करें, कंपनी जब भी कभी मर्जर करना चाहती है, मर्जर मतलब दो कंपनी आपस में मिलना चाहती है या किसी नई कंपनी को अपने साथ जोड़ना चाहती हैं, एक्वायर करना चाहती हैं, तो ऐसी स्थिति में कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको अभी अभी समझाया था कॉन्सेप्ट दैट इज टू बी मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन में मैंने आपको बताया था कि कंपनी का कोई ना कोई प्रोजेक्ट होता है, वो मर्जर हो सकता है, वो एक्विजिशन हो सकता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो इस ऐसी स्थिति में अगर कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ मर्ज होना है या किसी नई कंपनी को एक्वायर करना है तो उसे पैसों की जरूरत पड़ती है। अब इसमें भी दो बातें होती है, अगर वो कंपनी सपोज करिए इंडियन कंपनी को मर्ज करिए तो इंडियन करेंसी की जरूरत है, तो वो शेयर्स इशू करेगी। सपोज वो कंपनी फॉरेन कंपनी को एक्वायर करना चाहती है तो उसे फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ेगी, तो वो एडीआर इशू करेगी। आर यू गॉट द पॉइंट? तो ऐसी स्थिति में वो एडीआर इशू करती है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। एडीआर और शेयर्स में ये अंतर होता है कि जो एडीआर होते हैं वो डॉलर डिनोमिनेटेड होते हैं और जो शेयर्स होते हैं वो इंडियन करेंसी में होते हैं। आर यू गॉट द पॉइंट? तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा और इसको बहुत डिटेल में जाके आपको पढ़ाया जाएगा सीएस प्रोफेशनल में, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग में। ठीक है, आगे एक्विजिशन ऑफ करेंसी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट ये कह रहे हैं, फिर आपका अगले पॉइंट पे डिस्कशन कर रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट रूट। अगर डिसइन्वेस्टमेंट रूट्स की बात करें तो इंडिया के अंदर आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स आर कन्वर्ट इनटू प्राइवेट सेक्टर। बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर्स जो है प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हुए थे, तो उसमें भी कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। डिसइन्वेस्टमेंट रूट में भी कैपिटल मार्केट ने काफ़ी हद तक मदद करी। ग्लोबल इंटीग्रेशन एंड कॉन्फिडेंस, इंडियन कैपिटल मार्केट नाउ अट्रैक्ट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स थैंक्स टू रिफॉर्म लिबरलाइजेशन। तो बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी, ये इन्वेस्टमेंट को भी इंडिया क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो FII ही हम पढ़ेंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, FPI, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। रियल लाइफ एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, इंडियन गवर्नमेंट रेज्ड फंड 25,000 करोड़ थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ LIC IPO and listing on the NSE and BSE. Zomato, Nykaa, Paytm all raise capital through equity listing, giving VC funds and exit routes. ये कुछ एग्जाम्पल है रियल लाइफ जो मैंने आपके साथ बताए। आगे फिर से आएंगे फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट, और चैप्टर आपको धीरे धीरे ऐसे ही ईजी लगता चला जाएगा और हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सब बच्चों का? चलिए